अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। यूनिट नंबर 4 है फिज़िक्स का डायनामिक्स 2। और डायनामिक्स के अंदर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हम बेसिकली कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करते हैं कि मोशन किस चीज़ की वजह से हुई। यूनिट नंबर 3 के अंदर डायनामिक्स 1 के अंदर हमने फोर्स को पढ़ा था, जिसकी वजह से चीज़ें लीनियरली मूव करती हैं, लीनियर मोशन करती हैं। यूनिट नंबर 4 डायनामिक्स 2 के अंदर हम मेनली टॉर्क को डिस्कस करेंगे, जिसकी वजह से चीज़ें क्या करती हैं, एंगुलर मोशन करती हैं। ठीक है, तो ये एंगुलर मोशन के काज के रिलेटेड है, मतलब यहाँ पे मेनली हम टॉर्क को डिस्कस करेंगे और एंगुलर मोशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास फोर्सेस ऑन बॉडीज़। यहाँ पे दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज़ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, व्हाट इज़ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि द लाइन अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स इज़ कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ये वो लाइन होती है कि जिसके अलॉन्ग फोर्स एक्ट कर रही होती है। सपोज़ अगर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी, और फोर्स इस डायरेक्शन में है तो ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होगी। सो इट इज़ द लाइन, ये वो लाइन होती है अलॉन्ग विच अ फोर्स एक्ट्स। ये कॉन्सेप्ट आगे टॉर्क में इस्तेमाल होना है, इस वजह से ये आपको पता होना चाहिए। अगली जो चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इट इज़ लाइक पैरेलल फोर्सेस एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। पैरेलल से क्या मुराद होती है, साइड बाय साइड। जैसे ये दो चीज़ें साइड बाय साइड हैं, तो अगर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, ठीक है, और दे एक्ट साइड बाय साइड, वो इस तरीके से साइड बाय साइड हैं और सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि दे आर पैरेलल फोर्सेस, दे आर लाइक पैरेलल फोर्सेस। इनके दरमियान एंगल हमेशा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। और अगर दो फोर्सेस पैरेलल हैं, साइड बाय साइड हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक राइट में है तो दूसरी लेफ़्ट में है सपोज़, तो अब इन फोर्सेस को आप क्या नाम देंगे, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, और इनके दरमियान एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। इसकी डिटेल जो आपको मैंने नोट्स वगैरह में लिखवाई थी वहाँ से देख लीजिएगा। द वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज़ इम्पोर्टेंट है, मोमेंट ऑफ अ फोर्स। मोमेंट को उर्दू में कहते हैं किसी चीज़ का घूमना। तो मोमेंट ऑफ अ फोर्स से क्या मुराद होगा कि फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होने वाला घुमाव, ठीक है, उसको आप क्या नाम देंगे, मोमेंट ऑफ अ फोर्स, या ऐसे हम फिज़िक्स की टर्म में टॉर्क का नाम देते हैं। सो व्हाट इज़ अ टॉर्क और व्हाट इज़ अ मोमेंट ऑफ फोर्स? इट इज़ द टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस इन अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पॉइंट ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट है और उसका एक पॉइंट फिक्स है, और उस फिक्स पॉइंट से सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, लेट्स सपोज टी डिस्टेंस के ऊपर आप एक सर्टेन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट इस फिक्स पॉइंट के अराउंड घूमना शुरू कर देता है। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है जी। सो दिस इज़ बेसिकली अ टॉर्क। एग्जांपल के तौर पे ये समझ लें कि ये डोर है और ये इसकी फिक्स साइड है और ये इसका हैंडल है। तो यहाँ से आप फोर्स लगाते हैं तो ये दरवाज़ा घूमना शुरू कर देता है। तो ये एक फ़िक्स पॉइंट से जब किसी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर, डी डिस्टेंस के ऊपर आप एक सर्टेन फोर्स लगाते हैं एफ, तो उस चीज़ के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, रोटेशन प्रोड्यूस होती है, और उस रोटेशन को, उस टर्निंग इफेक्ट को आप टॉर्क का नाम देते हैं। सो टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट किया जाता है एंड इट इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स इनटू डी को आप इस टेक्निकल लैंग्वेज में मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। तो टॉर्क इन दो चीज़ों के प्रोडक्ट इक्वल होता है। ये फिक्स पॉइंट से लेके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स तक का डिस्टेंस जो है, जिसे आप मोमेंट आर्म का नाम देते हैं इस सेटन केस में, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर ये डी की वैल्यू ज़्यादा होगी तो टॉर्क ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और अगर आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब भी टॉर्क क्या होगा, ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगेन यहाँ पे एग्जांपल है कि एरोप्लेन के विंग्स क्यों रोटेट करते हैं, टॉर्क की वजह से। ठीक है, ये मोटर इसको टॉर्क प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से ये विंग्स मूव करते हैं। देन ये अर्थ की रोटेशन किसकी वजह से है, बेसिकली टॉर्क की वजह से। ये टॉर्क इसके अंदर प्रोड्यूस होता है अर्थ के अंदर, इसकी वजह से ये घूमती है। सो ये टॉर्क की मैथमेटिकल टर्म है, टॉर्क इज इक्वल टू एफ इंटू डी। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया। सो इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, टॉर्क इज़ अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट।
अगली जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। डायरेक्शन इसकी निकालते हैं राइट हैंड रूल से, याद रखिएगा कौन से रूल से, राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि अगर अपना दायां हाथ लें तो जिस डायरेक्शन में उंगलियां घूम रही हैं, अगर अपनी उंगलियों को जो है वो जिस डायरेक्शन में चीज़ घूम रही है उस डायरेक्शन में घुमाएं, तो आपका ये जो बिल्कुल अरेक्टेड थंब, सीधा थंब होगा, ये जो अंगूठा होगा, ये टॉर्क की डायरेक्शन बता रहे हैं। मतलब अगर ये विंग्स ऐसे घूम रहे हैं तो दायां हाथ लें ना, इनकी अपनी उंगलियों को इस रोटेशन की डायरेक्शन में घुमाएं तो आपका जो थंब है बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, जैसे आप थम्स अप करते हैं ना, इस कंडीशन में तो टॉर्क ऊपर की डायरेक्शन में होगा। इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स को लेते हैं न्यूटन में, टी डिस्प्लेसमेंट या मोमेंट आर्म को लेंगे आप मीटर में, तो ये आपके पास क्या बनेगा, न्यूटन इनटू मीटर। ठीक हो गया जी। अगर चीज़ क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका जो टॉर्क होता है वो बेसिकली नेगेटिव होता है, और अगर चीज़ एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है तो उसका टॉर्क जो है वो पॉजिटिव होता है। ठीक है जी, ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। सो व्हाट इज़ मेंट बाय क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये ना घड़ी ऐसी घूमती है ना तो ये क्लॉकवाइज जो चीज़ हो जाती है, और ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, यहाँ पे ये इस चीज़ को लिखा हुआ है। सो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या होता है, हम टॉर्क को नेगेटिव लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लॉकवाइज मूवमेंट इज़ टेकन एज नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज में जब चीज़ घूम रही होती है तो टॉर्क को हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है। आगे चलें जी, ये छोटा सा न्यूमेरिकल है, ये मैंने आपको बोर्ड के ऊपर कराया हुआ है, अगर आपको याद हो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। सेंटर ऑफ मास अगर एक ऑब्जेक्ट है तो इसके ऊपर कुछ मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस मास का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट होगा, वो पॉइंट जिसके ऊपर अगर आप इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करें, इस ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करें तो ये ऑब्जेक्ट बैलेंस हो जाए, तो उस पॉइंट को आप क्या नाम देते हैं, सेंटर ऑफ मास का नाम देते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये आपके पास एक हथौड़ी है, आप इसको यहाँ पे सपोर्ट करें, इसके नीचे बिल्कुल एक अपनी एक फिंगर रखें, तो अगर ये आपके पास जो है वो स्टेबल हो जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, और अगर नहीं होती, जिस तरफ इस तरफ नीचे की तरफ चली जाती है, इसका मतलब है आपको अपना हाथ इधर को मूव करना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए। ठीक है जी, सो ये आपके पास सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट होता है। ये एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होना चाहिए, इसका बेसिक। नेक्स्ट आपके पास इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम किस चीज़ को कहते हैं, इक्विलिब्रियम को हम फिज़िक्स में कहते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर दें, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन क्या होगी, ज़ीरो होगी, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। ज़ाहिर बात है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस का सम ज़ीरो की इक्वल है, तो उसकी स्टेट ऑफ मोशन भी चेंज नहीं होगी, तो वो जिस हालत में है उसी हालत में रहेगा। तो इस चीज़ को क्या नाम दिया जाता है, इक्विलिब्रियम का नाम दिया जाता है। अब देखें, फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन फोर्सेस ऐसे लग रही हैं कि वो सारे एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं, तो हम कहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट कौन सी स्टेट में है, ये इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर है। ठीक है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन के अंदर है। सो इक्विलिब्रियम में होने के लिए ऑब्जेक्ट को दो कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कि ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम किस चीज़ की इक्वल है, ज़ीरो की इक्वल है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक बॉक्स है और यहाँ से आप 10 न्यूटन की फ़ोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं और 10 न्यूटन की फ़ोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करते हैं, तो अब ये बॉक्स ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, बल्कि ये जहाँ पे था वहीं पे रहेगा। इसका मतलब है कि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन में, और ये जो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि इसके ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं और दोनों का सम किस चीज़ की इक्वल है, ज़ीरो की इक्वल। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, व्हेन द वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी शुड बी इक्वल टू ज़ीरो। तो ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की स्टेट के अंदर होगा। ठीक है जी, दिस इज़ द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम,
दैट इज द सम ऑफ ऑल टॉर्क्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट शुड बी इक्वल टू 0। ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है वो टॉर्क अप्लाई हो रहा है, लेकिन उन टॉर्क्स का सम किस चीज़ की इक्वल है, 0 की इक्वल है। मिसाल के तौर पे ये एक आपके पास जो है वो एक स्केल है, एक कोई भी इस तरीके से स्टिक समझ लें, और ये वेज के ऊपर आपने रखी हुई है, और यहाँ से वेज बिल्कुल दरमियान में है, तो यहाँ से आप 10 न्यूटन की फ़ोर्स ऊपर की तरफ अप्लाई करते हैं, 10 न्यूटन की फ़ोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाली जो फोर्स है ये इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, पॉजिटिव होगा, और ये वाली फोर्स इसके अंदर ये फोर्स अगर यहाँ से ऐसे लग रही है, तो ये वाली फोर्स अगर यहाँ से ऊपर की तरफ लग रही है 10 न्यूटन की, तो ये इसके अंदर कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस करेगी, क्लॉकवाइज। तो अब ये अगर यहाँ से पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं और यहाँ से भी पकड़ के ऊपर की तरफ खींच रहे हैं, तो ना इसके अंदर क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोड्यूस होगा ना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब दोनों जो प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ना इधर को जाएगा ना इधर को जाएगा, इसके अंदर कोई नेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसके ऊपर लगने वाले जितने भी टॉर्क्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये सेकंड कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं। इसी को प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट भी कहा जाता है। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट बेसिकली यही चीज़ है। ठीक है, सो ये दो आपके पास कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम की, आप जो है वो इनको एक दफ़ा देख लीजिएगा। सो आगे आपके पास ये एक छोटी सी डेरिवेशन है, एक न्यूमेरिकल है, ये न्यूमेरिकल भी हमने किया हुआ है, और यहाँ पे बेसिकली आपको एक स्टेट दी जाती है और कहा जाता है कि ये एक कंडीशन है और ये ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन के अंदर है, इक्विलिब्रियम के अंदर। तो इसका मतलब है कि जितना टार्क ये प्रोड्यूस कर रहा है प्लस जितना टार्क ये प्रोड्यूस कर रहा है, दोनों का सम किस चीज़ के इक्वल होगा, 0 के इक्वल, जैसे यहाँ पे बताया गया है। सो हमेशा आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी आपको कहा जाए कि एक ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, तो इसका मतलब है कि उसके ऊपर लगने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 है और उसके ऊपर लगने वाले सारे टॉर्क्स का सम किस चीज़ के इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो ये चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखनी है। आगे चलें जी, टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, वन है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अदर वन है डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट की कंडीशन में है और फिर इसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेस लगती हैं, लेकिन ऐसे अप्लाई होती हैं कि वो सारी एक दूसरे के जो अफेक्ट है उसको कैंसिल कर देती हैं। तो अब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो ये रेस्ट पे ही रहेगा। इसका मतलब है कि ये कौन सी अब इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है, स्टैटिक। इक्विलिब्रियम में है लेकिन साथ में रेस्ट में भी है, तो इसका मतलब है कि ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, स्टैटिक से मतलब रेस्ट, और इक्विलिब्रियम आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट अपनी उस स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करता तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होता है, अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस। ठीक है जी, ये ब्लॉक की एग्जांपल ले लें, एक साइड पे 10 न्यूटन की फोर्स है, दूसरी साइड पे भी 10 न्यूटन की फोर्स है, तब ब्लॉक रेस्ट पे था, रेस्ट पे ही रहेगा। अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस इट डज नॉट मूव, इट रिमेन एट द रेस्ट पोजिशन, सो इट इज़ इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम। सो डायनामिक इक्विलिब्रियम से क्या मुराद है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज एक गाड़ी है वो मूव कर रही है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से, लेट्स सपोज 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो आप उसकी एक ही वक्त में एक्सेलरेट भी उसे करते हैं और ब्रेक भी अप्लाई करते हैं। एक्सेलरेट ऐसे करते हैं कि आगे की तरफ उसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगती है, और ब्रेक ऐसे दबाते हैं कि बैक साइड पे 10 न्यूटन की फोर्स लगती है। ठीक है, तो अब ना इसकी स्पीड बढ़ेगी ना कम होगी। ठीक है, जितनी स्पीड थी इसकी उतनी ही रहेगी। तो अब यहाँ पे देखें कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट है और उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन ऐसे लग रही हैं कि वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रही हैं। तो अब ये इक्विलिब्रियम में है लेकिन साथ में मूव भी कर रहे हैं, तो इसको कौन सा कहेंगे, डायनामिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है जी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की दो टाइप्स होती हैं। ऑब्जेक्ट लीनियर मूव करते हुए भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ऐसे आप क्या नाम देंगे, डायनामिक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और एक रोटेटिंग ऑब्जेक्ट भी इक्विलिब्रियम में हो सकता है, तो अब रोटेट करता हुआ ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है ना बेसिकली, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में है। लेकिन कौन सा डायनामिक इक्विलिब्रियम है, रोटेटरी। ठीक है, रोटेशनल डायनामिक इक्विलिब्रियम, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। These are mainly two types of equilibrium, static and dynamic, और डायनामिक की आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। अदर इज स्टेबिलिटी।
अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाएं और फोर्स से मूव करने के बाद ऑब्जेक्ट वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, इनिशियल पोजीशन में, तो इसका मतलब है कि ये चीज़ उसकी स्टेबिलिटी कहलाती है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ठीक हो गया जी। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ, एक ब्लॉक है ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, ऐसे आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा करें, छोड़ें तो ये वापस अगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये स्टेबल है। लेकिन अगर ऐसे है कि इसको आप हल्का सा भी टिल्ट करें तो ये गिर जाए तो इसका मतलब है ये अनस्टेबल है। स्टेबिलिटी डिपेंड करती है सेंटर ऑफ मास पे। अगर सेंटर ऑफ मास जितना बेस के करीब होगा चीज़ उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी, और सेंटर ऑफ मास जितना बेस से ऊपर होगा उतनी चीज़ अनस्टेबल होगी। ठीक है जी। जैसे आप बड़ी गाड़ियाँ देखते हैं ना, ट्रेले जो होते हैं जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड होता है, तो जब उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड डालते हैं तो वो सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, तब वो ट्रेला हल्का सा भी टिल्ट होता है तो वो गिर जाता है। इस चीज़ को आप क्या नाम देते हैं? स्टेबिलिटी का नाम देते हैं। ओके जी। यहाँ पे आगे जो है वो स्टेबिलिटी के हवाले से इक्विलिब्रियम के टाइप्स हैं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, यहाँ पे हम अज्यूम करेंगे कि ऑब्जेक्ट स्टैटिक इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है, मतलब वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये इक्विलिब्रियम उसका स्टेबल है, अनस्टेबल है या न्यूट्रल है, ये हम कैसे जान सकते हैं? तो अगर आप इस इक्विलिब्रियम की पोजीशन में पड़े ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा टिल्ट करते हैं, इफ़ व्हेन वी स्लाइटली टिल्ट ऑब्जेक्ट, और टिल्ट करने के बाद ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम के अंदर है? स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये आप एक वेज देखें, ठीक है, नीचे से कर्व है और थोड़ा सा इस तरीके से, तो आप इसको हल्का से टिल्ट करेंगे तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अनस्टेबल से क्या मुराद है? आप इसको उल्टा कर दें, ठीक है, ये आप इसको ऐसे रख दें और किसी तरीके से ना, सॉरी, आप इसको ऐसे रख दें, ठीक है, और किसी तरीके से इसको स्टेबल कर दें, इसको इक्विलिब्रियम में लें। अब अगर आप इसको हल्का से भी टिल्ट करेंगे तो ये गिर जाएगा। इसका मतलब है ये कौन सी स्टेट के अंदर है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दीजिए, दिस इज़ स्टेबल एंड दिस इज़ अनस्टेबल। तो अगर किसी चीज़ को हल्का सा भी आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें और वो अपनी स्टेट को छोड़ दे, गिर जाए, इनिशियल पोजीशन के ऊपर वापस ना आए, तो इसका मतलब है कि वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर होती है। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखें स्टेबल की, अनस्टेबल की, आपको इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे बॉल स्टेबल के अंदर है, यहाँ पे अनस्टेबल के अंदर है। न्यूट्रल से मुराद है कि आप उसके ऊपर फोर्स लगाएं, फोर्स छोड़ें, तो जिस जगह पे जाके फोर्स छोड़ेंगे ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं होगा, ना गिरेगा ना वापस अपनी इनिशियल पोजीशन पे आएगा। जैसे ये बॉल है, यहाँ पे पड़ी है, फोर्स लगाएं थोड़ी सी, इधर आ जाएगी, अपनी नई पोजीशन पे आ जाएगी। जहाँ पे फोर्स छोड़ेंगे वहीं की वहीं रहेगी। इसका मतलब है ये कौन से इक्विलिब्रियम के अंदर है? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के अंदर है। ठीक है जी। सो स्टेबिलिटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय लोअरिंग द सेंटर ऑफ मास। मैंने आपको कहा कि जितना सेंटर ऑफ मास बेस के करीब होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास ऑब्जेक्ट की स्टेबिलिटी होगी, और अगर बेस बड़ी है तब भी आपके पास स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? इम्प्रूव हो जाती है। जैसे आप किसी बस पे खड़े हुए हैं तो आप थोड़ा अपने पाँव को खोल के खड़े होते हैं तो क्या होता है कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। और बाय बोथ, ये एमसीक्यूज़ के हवाले से मन रिपीट होता रहता है, इसको याद रखिएगा। सो नेक्स्ट है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होती है? जब भी दो ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर हैं, जुड़े हुए हैं, तो इनमें जब भी रिलेटिव मोशन होती है, इन दोनों में से जब कोई एक लेयर मूव करती है तो क्या होता है कि दूसरी लेयर उसकी मोशन को रेजिस्ट करती है। सो रेजिस्टिव फोर्स जो एक्ट करती है, जो दूसरी लेयर रेजिस्टिव फोर्स एक्ट करती है, उसे आप क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ठीक है जी। सो इट इज़ द रेजिस्टेंस टू द रिलेटिव motion that occur between two materials in contact. This is known as friction. मैंने अभी बताया कि ये फ्रिक्शन क्या होती है? फोर्स होती है ना, ये जो निचले वाला ऑब्जेक्ट, ये निचले वाली लेयर ऊपर वाली लेयर के ऊपर अप्लाई कर रही है, तो ये फोर्स है, तो इसको किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं। माइक्रोस्कोपिकली देखें, आपके पास ये दो बुक्स हैं, दो चीज़ें एक दूसरे के ऊपर पड़ी हुई हैं, तो आप इनके कॉन्टैक्ट वाले एरिया को माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो चीज़ बिल्कुल स्मूथ नहीं होती है, उसके अंदर ये ग्रेजेस होते हैं,
और जब चीज़ें एक दूसरे से टच करती हैं तो ये एक दूसरे के अंदर घुस जाते हैं और एक तरीके से कोल्ड वेल्डेड हो जाते हैं। कोल्ड वेल्डेड एक टर्म यूज़ की जाती है, ऐसे जैसे एक दूसरे से वेल्ड हो जाते हैं। फिर जब आप इसको मूव कराएंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा कि ये अब रेजिस्टेंस शो करेंगे एक दूसरे के ऊपर से मूव करने में। तो इस चीज़ को आप क्या नाम देते हैं? फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ठीक है जी। फ्रिक्शन की वजह से आप चलते हैं, फ्रिक्शन की वजह से जो है वो क्या कहते हैं कि इसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, इसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो ये नीचे मेन टॉपिक है, अमन पेपर में रिपीट होता है, एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन एंड डिसएडवांटेज। पहला एडवांटेज क्या है जी? इट हेल्प अस टू वॉक। फ्रिक्शन की वजह से हम चलते हैं। अगर हमारे पाँव और ज़मीन के दरमियान फ्रिक्शन नहीं होगी तो हम नहीं चल सकते, जैसे आप किसी ऑयली सरफेस के ऊपर नहीं चल सकते। ठीक है जी। रोड और टायर के दरमियान अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो गाड़ी आगे नहीं चल सकती। ठीक है। और फ्रिक्शन होल्ड द स्क्रू एंड नेल इन द वुड। ठीक है। तो फ्रिक्शन की वजह से बेसिकली क्या होता है कि वो जो लकड़ी के अंदर आप कील को ठोक रहे होते हैं वो उसको पकड़ के रखती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो कील के लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो बाहर निकल आएगी। ये चंद एग्जांपल्स हैं, ठीक है, फ्रिक्शन की फ़ायदे हैं इसके। ठीक है। और भी बहुत सारे इसके एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शंस कैन सम टाइम बी एन हर्डेंस। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टीयर प्रोड्यूस होता है। ठीक है। चीज़ें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं, जैसे जो है वो टायर घिसना शुरू हो जाता है या अगर आपके पास किसी बहुत ज़्यादा हवा के अंदर चल रहे हैं तो आपके जो ड्रेस है उसके अंदर वियर एंड टीयर प्रोड्यूस वो फटना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से। उसके अलावा क्या होता है जी? एनर्जी इज़ वेस्टेड टू ओवरकम द फ्रिक्शन इन मशीनरी। कोई भी मशीन आप जब चलाते हैं, कोई भी इंजन चलता है, कोई भी मशीन चलती है, उसमें आवाज़ प्रोड्यूस होती है या हीट प्रोड्यूस होती है फ्रिक्शन की वजह से। तो ओवरऑल एफिशिएंसी जो है वो मशीन की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही पॉइंट लिखा हुआ है कि मूविंग पार्ट्स के दरमियान जो मोशन है ये स्लो डाउन हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। अगर ज़मीन और टायर के दरमियान फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी तो टायर का मूव करना मुश्किल हो जाएगा, जैसे सैंड के केस, रेत के केस में होता है। ठीक है। सो इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। इस तरीके से जब वो गाड़ी एयर के अंदर जा रही होती है तो अगर एयर बहुत ज़्यादा है तो गाड़ी का आगे जाना जो है वो मुश्किल होता है। सो ये इसके डिसएडवांटेज हैं। फ्रिक्शन रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? पॉलिश करके किसी सरफेस को, आप किसी सरफेस को पॉलिश करें तो उसके ऊपर फ्रिक्शन क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यूजिंग बॉल बेरिंग। बॉल बेरिंग होती है कि मतलब दो तरह की फ्रिक्शन होती है ना, एक स्लाइडिंग होती है, एक रोलिंग होती है। स्लाइडिंग से मतलब है कि एक सरफेस बिल्कुल सीधी है और उसके ऊपर बिल्कुल सीधी चीज़ पड़ी हुई है, तो अब ये चीज़ जब इसके ऊपर मूव करेगी तो बेसिकली ये स्लाइड कर रही है, इसको स्लाइडिंग कहते हैं। और दूसरी होती है रोलिंग, कि आप कोई टायर है ऊपर उसको मूव करा रहे हैं, अब टायर क्या कर रहा है? सरफेस के ऊपर रोल कर रहा है, तो इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। सो बॉल बेरिंग क्या होता है? रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होती है। सो अगर आप बॉल बेरिंग यूज़ करते हैं तो बेसिकली कॉन्टैक्ट एरिया यहाँ पे कम हो जाता है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और तीसरा है कि आप क्या अप्लाई करें? ग्रीस या कोई ल्यूब्रिकेंट अप्लाई करें। ठीक है जी। अगेन यहाँ पे ये रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट के मैंने जो भी मैंने आपको बताया। फ्लूइड फ्रिक्शन से क्या मुराद है? फ्लूइड कहते हैं ऐसी चीज़ जो फ़्लो कर सकती हो। नॉर्मली आपके पास लिक्विड और गैसेस दोनों क्या होते हैं? फ्लूइड होते हैं। जब किसी चीज़ को फ्लूइड में से मूव कराया जाए, जैसे आप अपने हाथ को पानी में से मूव करें या ख़ुद एयर में से मूव करें, तो आगे से जो रेजिस्टेंस आपको फेस होती है उसको आप क्या नाम देते हैं? फ्लूइड फ्रिक्शन का नाम देते हैं। ठीक है जी। इट इज़ द रेजिस्टिव फोर्स ऑफर्ड बाय द फ्लूइड। इसको ड्रैग फोर्स का नाम भी दिया जाता है, जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दी गई है। 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है: साइज़, शेप और ओरिएंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट फ्लूइड में से मूव कर रहा है उसके साइज़ पे, बड़ा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, छोटा होगा तो फ्रिक्शन कम होगी। शेप से क्या मुराद है? गोल होगा तो कम फ्रिक्शन होगी, बिल्कुल सीधा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। जैसे पुराने दौर में गाड़ियाँ बिल्कुल सीधी होती थी, उनको एयर ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करती थी। आजकल स्ट्रीमलाइन होती हैं तो उनको कम फ्रिक्शन होती है। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड: एयर है तो कम फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगी, पानी है तो ज़्यादा फ्रिक्शन आगे से प्रोवाइड करेगा, और कोई थिक है, ऐसी चीज़ जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो वो और ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा।
एंड आखिर में चीज़ है स्पीड ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। जो चीज़ उस फ्लूइड में से मूव कर रही है उसकी जितनी ज़्यादा स्पीड होगी उतनी ज़्यादा उसे फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा। ठीक है जी। फ्रिक्शनल डिसिपेशन क्या होता है? फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, आपके पास नॉर्मली लाइट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे अपने हाथों को रब करें तो आपके हाथ फ्रिक्शन की वजह से गर्म हो जाते हैं। ये शूटिंग स्टार्स होते हैं, बेसिकली वायर से मैटर आर होता है और जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से टच करता है तो गैसेस की वजह से हीट अप हो जाता है, जिसकी वजह से ये लाइट, तो आपको ये शूटिंग स्टार इस तरीके से नज़र आता है आसमान के ऊपर। नेक्स्ट है जी सेंट्रीपिटल फोर्स। ऐसी फोर्स जिसकी वजह से कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव करता है, ठीक है, गोल मूव करता है, रोटेट करता है, ऐसी फोर्स को आप क्या नाम देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी। द फोर्स विच कंपेल्स अ बॉडी टू मूव इन अ सर्कल, दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैंने आपको नोट्स के अंदर लिखवाई हुई है। ठीक है, जैसे आप एक धागे के साथ पत्थर को बांधें और इस धागे को ज़ोर ज़ोर से घुमाएं तो बेसिकली धागा पत्थर को अंदर की तरफ खींच रहा होता है। ठीक है, तो ये जो टेंशन होती है धागे के अंदर, ये बेसिकली इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होती है पत्थर को सर्कल में घूमने के लिए। सो सेंट्रीपिटल फोर्स हर उस फोर्स को कहते हैं जो किसी चीज़ को सर्कल में घुमाती है, सर्कुलर पाथ में घुमाती है। जैसे आप, ये ज़मीन है और ज़मीन के गिर्द ये चाँद है या कोई सेटेलाइट है, तो ज़मीन की ग्रेविटी की वजह से इसके गिर्द ये सर्कल में घूमता है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या एक्ट कर रही है? एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स को कैसे निकालते हैं? F = mv²/r। m से मुराद है उस ऑब्जेक्ट का मैस जो सर्कल में घूम रहा है, v से मुराद है जिस वेलोसिटी के साथ इसको आप सर्कल में घुमा रहे हैं, और r से मुराद है कि उस ऑब्जेक्ट से लेके जहाँ पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वहाँ तक के सेंटर तक के डिस्टेंस को आप r से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ग्रेविटी ज़मीन प्रोवाइड कर रही है और ग्रेविटी का सोर्स यहाँ पे है, यहाँ से ये फोर्स अप्लाई हो रही है, तो यहाँ से लेके इस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है इसे आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे? r से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है जी। सो आखिरी टॉपिक है इसका, ऑर्बिटल मोशन इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट जब किसी एक फिक्स सर्कल के अंदर मूव करता है तो हम इसे बेसिकली ऑर्बिटल मोशन कहते हैं, इसको ऑर्बिट का नाम देते हैं। जैसे सेटेलाइट्स हैं वो एक फ़िक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, या चाँद है वो एक फ़िक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, तो उसकी उस मोशन को क्या नाम देंगे? ऑर्बिटल मोशन का नाम देंगे। और वो ऑब्जेक्ट जो ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा होता है इसे इंटरनल सेटेलाइट का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। सो एवरेज ऑर्बिटल स्पीड का रिलेशन जो है वो आपको फाइंड करने का कहा जाता है पेपर के अंदर। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। और एक ऑब्जेक्ट जो एक ऑर्बिट एक सर्कल के अंदर मूव कर रहा है वो एक पूरा चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है, इसको हम इंटरनल कहते हैं 2πr। मतलब एक सर्कल की सर्कमफ्रेंस लेंथ को कैसे फाइंड करते हैं? 2πr से। और टोटल वो कितना टाइम लेते हैं इसे आप उसका टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, तो आप इन दोनों टर्म्स को डिवाइड करें तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी आ जाएगी, एक ऐसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो कि एक फ़िक्स ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। सो ये आपने ये चंद स्टेप्स इसके देखने हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो इस चैप्टर के अंदर बस यही कुछ है। आपने अगर इसके रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ चीज़ डिस्कस करनी है तो वो पूछ लीजिएगा। और मेनली जो लंबी डेरिवेशंस हैं, ये जो हिंट्स हैं, ये की पॉइंट्स हैं, वो मैंने नोट्स के अंदर आपको लिखवाए हुए हैं, वहाँ से आप ज़रूर उसको देखिएगा। ठीक है जी, थैंक यू।